फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेलवे ने जहां आगामी महाकुंभ को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली, तो ऐसे में रेलवे के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद ओझा ने जहां प्रेस वार्ता की है और क्या कुछ कहा उन्होंने, किस तरह से उनकी तैयारी है और किस तरह से ट्रेनें चलाई जाएंगी और महाकुंभ में क्या खास सुविधाएं छात्रों को रेलवे के द्वारा दी जाएगी और सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, आइए इस पर उनका क्या कुछ कहना था दिखाते हैं आपको विस्तार से। कुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। रेलवे की किस तरह की पूरी तैयारी की गई है रेलवे की ओर से? कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है? कुल कितनी ट्रेनें चलाई जा रही है? स्टेशनों पर क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, महाकुंभ की तैयारियां रेलवे की तरफ से लगभग पूरी हो चुकी हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा तैयारियां इस बार की हैं, जिससे कि जो यहाँ आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके। यदि ट्रेन संचालन की बात करते हैं तो करीब 13,000 कुल ट्रेन चलेंगी इस 45 दिन के पीरियड में। उसमें से करीब 3,000 ट्रेन स्पेशल ट्रेन हैं जो इसी पर्पज़ के लिए चलाई जा रही हैं और बाकी 10,000 ट्रेन रेगुलर ट्रेन होंगी। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, जिससे कि रेल में जो श्रद्धालु हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। ये इसमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी हैं। हम करीब 50 स्टेशनों से यात्रियों को 50 इंडिया में पूरे करीब 50 स्टेशनों से यात्रियों को ला रहे हैं। बाकी ज़्यादातर रेलवे में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस बार का है कि जो सर्कुलर ट्रेन भी हम लोग चला रहे हैं, जिससे कि आसपास के जो हमारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि अयोध्या है, काशी है, उसके अलावा चित्रकूट है, इस यहाँ भी जो लोग जाना चाहते हैं उनको आराम से सेवाएं मिल सके। तो ये सर्कुलर ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है, इस बार नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। साथ साथ यदि बात करें हम लोग क्राउड की मैनेजमेंट की, क्योंकि ट्रेन संचालन के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काफ़ी डिटेल इंतजाम किए गए हैं। हमने यात्री आश्रय बनाए हैं जो इस बार पिछले बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं। यदि सारे यात्री आश्रय की कैपेसिटी का अंदाज लगाएं तो करीब 1,30,000 के आसपास यात्री इनमें आके बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने खुसरो बाग को भी एक तरीके से यात्री आश्रय के रूप में यूज इस बार हम करेंगे, जिससे कि एडिशनल यात्री वहाँ पर आ सकेंगे। साथ ही साथ क्राउड को कंट्रोल करने के लिए हमने सीसीटीवी लगाए हैं। लगातार सीसीटीवी के माध्यम से क्राउड पर नजर रखी जाएगी और यदि ऐसा कोई जगह आता है, कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा एफओबी जिसपे की क्राउड बढ़ रही हो, तो तुरंत हम उसके लिए एक्शन ले लेंगे। सिक्योरिटी इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। सिक्योरिटी के लिए हमारे पास करीब 13,000 जीआरपी प्लस आरपीएफ के फोर्स आ चुकी है, जो कि स्टेशनों पर तैनात रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग पेट्रोलिंग भी कराएंगे प्रयागराज के आसपास के एरिया में, जिससे कि लगातार 24 घंटे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा हम लोग सीसीटीवी कैमरा तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अतिरिक्त हम लोग स्पेशल जो फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा होते हैं उसको भी यूज कर रहे हैं। कोई असामाजिक तत्व यदि हमारे परिसर में आता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिससे कि कोई इस तरह की दुर्घटना न हो। साथ साथ हमने आपदा प्रबंधन के लिए भी व्यवस्था की गई है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स रखे हैं। हमने कुछ स्पेशल टीम बनाई है, रैपिड एक्शन फोर्स बनाया है, क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। ये सारे जो हमने प्रबंध किए हैं कि कोई भी आपदा की होती है तो हमारे लोग वहाँ पर अवेलेबल हो रहेंगे, जो कि इमीडिएटली वहाँ पर एक्शन लेंगे। साथ साथ हम एनडीआरएफ एसडीआरएफ से भी समन्वय बना के रख रहे हैं। उनके लोगों को भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें बुलाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि सारी इन्फॉर्मेशन को हम डिजिटल माध्यम से सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक रेल ऐप तैयार किया गया है, जिसमें रेल संबंधी सारी सूचनाएं अवेलेबल हैं। साथ ही साथ एक वेब पोर्टल भी बनाया है। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट की व्यवस्था की गई है। और एक महत्वपूर्ण कार्य, लगातार हम स्टेट गवर्नमेंट और बाकी एजेंसी से समन्वय बना के रख रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन है, इस पर सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे तो ये संभवतः बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ आने वाले यात्रियों को हम एक अच्छी सुविधाएं भी दे पाएंगे और सुरक्षित संरक्षित तरीके से उनकी यात्रा पूरी हो पाएगी। टिकटिंग के काफी बृहद इंतजाम किए गए हैं। करीब हमने 550 टिकट काउंटर्स लगाने की व्यवस्था की है, जिसकी कैपेसिटी यदि देखें तो करीब 10 लाख प्रतिदिन की व्यवस्था के टिकट उससे जनरेट हो सकते हैं। तो कोई भी यात्री कहीं पर भी जाएगा उसको आसानी से टिकट मिल जाएगा। साथ ही साथ टिकट जनरली 3 दिन पहले मिलता है रिजर्व टिकट, उसको हमने 16 दिन पहले कर दिया है। 16 दिन पहले भी वो लोग ले सकते हैं। और रिफंड जनरली टिकट का 3 घंटे के अंदर होना होता है, उसको भी बढ़ा के 6 घंटे का दे दिया गया। तो सारी चीजें, कोहरा तो इस पीरियड में आता ही आता है। हम लोगों ने जो प्लानिंग की है ये देख के की है कि हम मैक्सिमम कितनी ट्रेन चला सकते हैं। हमारी प्लानिंग इस तरीके से है। कोहरे के बारे में प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम ट्रेन को चलाएं। कोहरा आएगा उसके बाद भी हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको मैक्सिमाइज करना है। रेलवे की
महाकुंभ 2025 को लेकर जहां स्वच्छता का संदेश देश के प्रधानमंत्री ने दिया मन की बात में, जिसके बाद संगम तट पर दशाश्वमेध घाट पर भव्य सैंड आर्ट संगम फाइन आर्ट के छात्रों द्वारा बनाया गया है और संगम आर्ट के आर्टिस्टों द्वारा अजय के नेतृत्व में ये सैंड आर्ट बनाया गया है, जिसमें एक तरफ साधु तपस्या करते हुए तो दूसरी तरफ स्वच्छता कर्मी दर्शाए गए हैं। साथ ही ये तैयारी पूरी की गई है घाट पर सैंड आर्ट बनाकर। और इस भव्य सैंड आर्ट को बनाने के बाद क्या कुछ कहना था साधु संतों का, आइए दिखाते हैं आपको। भव्य रहेगा और साधु संतों के लिए स्नान का तीर्थ स्थान प्रयागराज है। तीर्थों में बड़ा राज प्रयागराज है। लेटे वाले हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से कुंभ को स्वच्छता नगर पूर्वक की सफलता का आशीर्वाद देंगे बड़े हनुमान जी महाराज। प्रधानमंत्री जी को सत सत प्रणाम, जो कि भारत देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, कि इनके कलिकाल में भारत देश में सुंदर निखार लाए और साधु संतों के लिए रक्षा करते हैं और भव्य प्रयागराज का शोभा बढ़ाए हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे कभी नहीं जाना जाता था कि बनेगा प्रयागराज। आगामी महाकुंभ में जहां अखाड़े छावनी में प्रवेश करने लगे हैं, मगर छावनी की प्रवेश करने से पहले परंपरा है जहां पहले भूमि पूजन होता है और फिर धर्म ध्वजा लहराई जाती है अखाड़ों में, जिसके बाद छावनी प्रवेश होता है। उसी तरह से निरंजनी अखाड़े ने भी आज विधि विधान से पूजा की है और साथ ही धर्म ध्वजा लहराई गई है। इसके बाद अब निरंजनी अखाड़ा भी मेले में धूमधाम से छावनी प्रवेश करेगा और अखाड़े में रहेगा। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां तेजी से एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, बता दें एनडीआरएफ के लोग को तैनात किया गया है। साथ ही अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो कैसे आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को बचाना है और किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट देना है और सीपीआर देना है, इसको लेकर 11 एनडीआरएफ की टीम ने पक्के घाटों पर प्रशिक्षण किया है और एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। बता दें यहाँ पर पूरी तरह से प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें किस तरह से अस्पताल तक ले जाना है, इसकी भी व्यवस्थाएँ दिखाई गई है। बता दें 11 एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पूरी तरह से किस तरह से गिरे हुए लोगों को बचाने और उन्हें साथ ही अंदर ऑक्सीजन के साथ जाने के लिए और गोता लगाने की पूरा प्रशिक्षण करते हुए दिखाई दी है। और क्या कुछ कहना था इस मामले पर अधिकारी का एनडीआरएफ के, आइए दिखाते हैं आपको। आज यहाँ पर आप सब लोग आए और आपने देखा कि कैसे हम अपने नाविक समाज के लोगों को जोड़कर यहाँ पर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। हमारे साथ में जो प्रयागराज नाविक संघ के उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में, इनका बड़ा सहयोग मिला। हमारा उद्देश्य ये था कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आएंगे तो किस तरीके से दुर्घटना से बचा जा सके, ये इनके साथ चर्चा की गई, इनको बताया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बिना पैनिक किए हुए किस तरीके से एनडीआरएफ, जल पुलिस और जो अन्य संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनको सहयोग प्रदान करें, इसके बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट किस तरीके से उपयोगी है जीवन बचाने के लिए, जो हमारे नावों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके बारे में समझाया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो डूबते व्यक्ति को कैसे हम सहारा दें, कैसे उसकी जान बचाएं और कैसे जो लोकल संसाधन हैं या जो सामग्री यहाँ से प्रशासन के द्वारा या इनकी बोटों पर होती है, जैसे ट्यूब हैं, लाइफ बॉय वगैरह हैं, उनका कैसे उपयोग किया जाए, ये यहाँ पर सारा बताया गया। और यदि कोई व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है या किसी व्यक्ति के अंदर कोई पानी प्रवेश कर जाता है डूबने के दौरान, तो वो कैसे हम बाहर निकालें, कैसे कृत्रिम सांस दें, जो आर्टिफिशियल यहाँ पर सीपीआर वगैरह है उसकी तकनीक भी हमने इनको सिखाई। और इसका एक उद्देश्य ये भी था कि इनके बीच में और हमारे बीच में समन्वय स्थापित हो, जिससे कि हम इनकी मदद कर सकें और ये हमारी मदद कर सकें। और अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि श्रद्धालुओं के लिए हम एक बहुत सुगम और सुरक्षित वातावरण घाटों के किनारे उत्पन्न कर सकें, ये हमारा उद्देश्य था। और उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम था। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम लगभग टारगेट अचीव करने के आसपास हैं। 1-2 ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे और चलेंगे और हम 100% नाविक समाज और जो नाविक हमारे हैं उनको जो हमारा टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जहां वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में अब प्रयागराज में जहां मुस्लिम संस्थाएं के लोग सामने आए हैं, फरीद साबरी के नेतृत्व में एक
बैठक हुई है, जिसमें संशोधन विधायक समिति के अध्यक्ष सांसद जगदम्बिका पाल को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना समर्थन पत्र सौंपा है। इस अवसर पर मंच के पूर्वी उत्तर प्रदेश संयोजक फरीद साबरी ने कहा कि देश की ज़मीन देश और देशवासियों के काम आनी चाहिए, तभी वह वोट का सार्थकता होगी। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। के पीछे वक्फ अपॉइंटमेंट बिल को लेकर हम लोग ने, मुस्लिम समाज के लोग ने, काफी लोगों ने आज इसका समर्थन किया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ये बिल आ रही है वो अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत अच्छा है, देश हित के लिए अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ की तीसरे स्थान पर बहुत बड़ी जमीन है जो कब्जा कर रखे हैं भूमाफिया लोगों ने, उनसे केंद्र सरकार लेके ये अल्पसंख्यक समाज की जो अशिक्षित लोग हैं या बेवा हैं या यतीम है, उनके लिए ये चीज आगे की ओर बढ़ाया जाएगा, जिससे देश में आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाज जो बेहतर तरक्की कर सके। ये केंद्र सरकार जो बिल ला रही है बहुत अच्छे तरीके से ये है। हम इसको जो है स्पीच पोस्ट के माध्यम से जगदम्बा पाल जी को यहाँ से स्पीच पोस्ट करेंगे और हम सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि केंद्र सरकार जो बिल ला रही है वो अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मोहम्मद फरीद साबरी, उत्तर प्रदेश का संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस के कार्यालय में एक शोक सभा आयोजित हुई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बता दें उनको याद किया गया। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेसियों ने उनको याद किया और कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह का नाम रहेगा। इस मौके पर कांग्रेस के नेता भी कई वरिष्ठ उपस्थित रहे। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों का सड़क पर चलना मुश्किल है। बता दें मामला थाना शिवकुटी अंतर्गत मजार चौराहे का है, जहां पर द्वारिका प्रसाद स्कूल की बच्चियों से सड़क पर जाते समय शरारती तत्वों उनसे छेड़छाड़ और मारपीट की, और जिसकी सूचना छात्राओं ने तत्काल पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मगर जिस तरह से छात्राओं के साथ बदसलूकी हुई है और क्या कुछ कहना था छात्रा का, आइए दिखाते हैं। शायद है हम यहाँ से स्कूल से पढ़ के जा रहे थे, यहाँ पे कुछ लड़के खड़े थे जो कि मुझको गाली दिए, मेरे साथ छेड़खानी की है और फिर उसके बाद मुझको मार के ये लोग भाग गए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।